जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्जेस की वजह से अराइज होता है। एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे आता है? वो तब आता है जब आसपास में कुछ चार्जेस रखे हुए हों। इसीलिए जब हम किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पे डालते हैं तो हम देखते हैं टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा, और उस फोर्स को मेजर करके टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज करके हम पता लगाते हैं कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। तो अभी इस टॉपिक में सबसे बेसिक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ये देखेंगे। समझिए मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि लेट से मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू। मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी जनरल पॉइंट, लेट से ये वाला पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले पॉइंट पी की पोजीशन निकाली विद रिस्पेक्ट टू चार्ज क्यू। तो ये आई आपकी पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज क्यू। लेट से ये है आपका आर वेक्टर, ये डिस्टेंस है आर। अब अगर मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, अगर मुझे पॉइंट पी पर ई वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, कहीं से एक छोटा टेस्ट चार्ज Q उठाकर लाऊंगा, इस पॉइंट P पे रख दूंगा। तो जैसे ये चार्ज Q इस पॉइंट P पे रखाएगा, मैं क्या बोलूंगा, इस पॉइंट चार्ज Q पर फोर्स कितना लगेगा इस कैपिटल Q की वजह से। तो हम बोलेंगे ये चार्ज कैपिटल Q इस पॉइंट चार्ज स्मॉल q पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा F वेक्टर, सच दैट इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा K कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कौन सा चार्ज, ये स्मॉल q या कैपिटल Q? तो डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट P इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज बाय अ चार्ज केप्ट एट पॉइंट P। मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं तो हम डेफिनेशन में ही डिनोमिनेटर में वो वाला चार्ज डाल रहे हैं जो पॉइंट P पे रखा हुआ है। तो हमने यहां पर फोर्स बाय स्मॉल q लिखा, कैपिटल Q नहीं रखा। ये आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो इसी वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, पक्के समझ में आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू KQ बाय आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, KQ बाय आर स्क्वायर। पर अगर मैं डायरेक्शन भी बताना चाहूं, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में चाहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये निकालना है मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यूज करूंगा फोर्स की जगह फोर्स वेक्टर। मतलब मुझे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज करना पड़ेगा। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है? अगर ये चार्ज Q कैपिटल Q है, यहाँ पे चार्ज स्मॉल q है, तो फोर्स वेक्टर कितना हो जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q आर वेक्टर बाय आर क्यूब। यहां K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगा दैट इज सिंपली इक्वल टू फोर्स, अच्छा वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स बाय चार्ज Q। दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू KQ आर वेक्टर बाय आर क्यूब। इस तरीके से किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहला तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा ये कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज in an electric field is along electric field and on a negative charge it will be opposite to electric field। वो मैंने यहां लिखा नहीं है, समझने के लिए खुद ही समझ लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिए, मेरे पास यहां पर एक प्लस Q चार्ज है, इसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊं, मान लेते हैं इस पॉइंट P पर,
तो मैं क्या देखूंगा, अगर मैं पॉइंट पी पर एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूं क्यू, तो इस पे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में। ये जो फोर्स है ये आर वेक्टर के अलोंग है। दिस फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस फोर्स के अलोंग ही होगा, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज। कहने का मतलब यहां पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव चार्ज होता कैपिटल क्यू, और यहां पॉइंट पी पर हमारे पास चार्ज क्यू रखते हम टेस्ट चार्ज, तो हम क्या देखते, इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ये कैपिटल क्यू अट्रैक्ट करता, और जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। ये बहुत सिंपल सा और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान रहना चाहिए। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। यूनिट क्या होगी, ये क्या है होता है, डिफाइन कैसे है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर यूनिट, न्यूटन पर कूलम। फोर्स ऑन चार्ज क्यू कितना होता है, सिंपली फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये हम देख चुके हैं। इसमें क्या समझने लायक है कि अगर चार्ज क्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स होगा, अगर चार्ज क्यू नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा। अगला पॉइंट है इट ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। मतलब क्या है इसका, मान लो यहां एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा चार्ज Q3 है, चौथा चार्ज Q4 है। इस तरीके से अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं। हमने देखा ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P की पोजीशन पे Q1 की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो वो इधर आया E1 वेक्टर, Q2 की वजह से लेट से इधर आया E2 वेक्टर। लेट से Q3 नेगेटिव था तो हमने देखा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q3 की वजह से आया वो इधर आया E3 वेक्टर। एक काम करते हैं, कंफ्यूजन हटाने के लिए माइनस Q3 लिख दे रहा हूं। यहां Q4 की वजह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया E4 वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये अलग अलग चार्जेस की वजह से हैं। हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये देखा था, KQ/R²। हमें उन सबका वेक्टर सम करना होगा, तब हमें इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये हम इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी कूलम्स लॉ की तरह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। कूलम्बिक फोर्सेस की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। हमारे अगले प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए का पोजीशन दे रखा है ड्यू टू पॉइंट चार्ज इतना सिचुएटेड एट पॉइंट बी। मतलब पॉइंट बी पर एक चार्ज रखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है √2,0,1। इसकी वजह से पॉइंट ए जो है, इस पॉइंट ए पर जिसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं आपको 0,1,2, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हमें सबसे पहले ये रिलेटिव पोजीशन चाहिए होगी आर वेक्टर, क्योंकि हमें सिंपली एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है वेक्टर फॉर्म में। तो आपका ये जो आर वेक्टर आएगा दैट इज सिंपली आपको ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, तो आपका आ जाएगा -√2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इस पोजीशन में से इस पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये आर वेक्टर आपको मिल जाएगा पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब
अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, दैट इज सिंपली के क्यू आर वेक्टर बाय आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू के कितना है 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू कितना है -20 माइक्रोकूलम, -20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आर वेक्टर तो हमारे पास है ही है, अपॉन आर क्यूब, हमें आर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर 2 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो नीचे आ गया 2 का क्यूब। सो दिस इज सिंपली -180 इंटू 10⁻³ बाय 2 क्यूब इंटू आर वेक्टर इज -√2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, that is equal to -22.5 into 10⁻³ into -√2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई माइनस साइन को अंदर ले जाऊंगा तो 2.25 इंटू 10⁻⁴ इंटू √2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप न्यूटन पर कूलम, दैट इज इक्वल टू 2.25 को हम लोग 9/4 लिख सकते हैं, तो 9√2/4i कैप माइनस 9/4 j कैप माइनस 9/4 k कैप इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस चार्ज। आंसर बहुत अच्छा नहीं है, कैलकुलेशन भी है क्वेश्चन में, पर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन काफी आसान है। करना क्या है, पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन लिखनी है, उसके बाद सिंपली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, हमें वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। हमारे अगले प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। ए दे रखा है, बी की पोजीशन दे रखी है, कहा गया है ए पर 2 माइक्रोकूलम है, बी पर -2 माइक्रोकूलम है, दोनों एक्स एक्सिस पर है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी एंड डी। इस पॉइंट सी और डी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो सी के लिए बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताने के लिए हमें डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने ये डिस्टेंस निकाल लिया, दिस डिस्टेंस इज 2√2 माइनस √2 दैट इज सिंपली √2 मीटर, एंड दिस डिस्टेंस इज 2√2 प्लस √2 दैट इज 3√2 मीटर्स। अब यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आगे की तरफ, इस -2 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पीछे की तरफ, और हमें इन दोनों को जोड़कर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा E1 E2। इनफैक्ट असली में मैग्नीट्यूड लिखोगे सिर्फ तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, मैं वही काम करता हूं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, मैग्नीट्यूड लिखूंगा, सेम नहीं अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड लिखूंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो E1 आएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज केप्ट एट ए, वो E1 होगा, दैट इज इक्वल टू K इंटू 2 माइक्रोकूलम KQ बाय 3√2 का स्क्वायर, दैट इज 18, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ बाय 9 इंटू 2 बाय 18 न्यूटन। 2 माइक्रोकूलम है ना, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली अगर मैं E2 निकालने जाऊंगा तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिल्कुल सिमिलर तरीके से कैलकुलेट करेंगे, K इंटू 2 माइक्रोकूलम, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम ही है, और डिस्टेंस कितना हो गया √2, तो बाय आर स्क्वायर इज सिंपली 2। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो इस पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज सिंपली E1 माइनस E2, दैट इज
8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आई कैप। -8 क्यों? क्योंकि इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, -8 आ जाएगा। अगर मैं पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो हम क्या कहेंगे? ए की वजह से पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसको हम कह देते हैं लेट से E3। बी की वजह से डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा। ये √2 है, ये भी √2 है। दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। ये भी √2 है, इसलिए ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। दूसरी बात, ये √2 दैट मीन्स ये वाला जो डायगोनल हुआ इस ट्रायंगल का, डायगोनल नहीं, हाइपोटेनियस हुआ, √2² प्लस √2² का रूट दैट इज 2 मीटर। सिमिलरली इसका हो जाएगा 2 मीटर। तो आप देख सकते हो दोनों जगह चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डिस्टेंसेस भी इक्वल है। दैट मीन्स E3 और E4 का मैग्नीट्यूड, इसको हम E4 कह रहे हैं, E3 और E4 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। E3 इज इक्वल टू E4 इज इक्वल टू कितना आएगा ये देखते हैं। K इंटू Q इज 2, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁶, KQ बाय R², R इज 2 तो 2 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे you will get कि इसकी वैल्यू आएगी 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये आया आपका E3 और E4 की वैल्यू। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्योंकि बराबर है, इसलिए रिजल्टेंट दोनों के बाइसेक्टर के अलोंग आएगा। दैट मीन्स दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, दोनों के बाइसेक्टर के अलोंग। हम ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं, जब दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो क्या करते हैं? कंपोनेंट्स करते वक्त हम एक बाइसेक्टर के अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स करते हैं। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आएगा E3 sin 45 डिग्री एंड E3 cos 45 डिग्री एंड E4 cos 45 डिग्री, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐड कितना हो जाएगा? ED इज इक्वल टू E3 sin 45 प्लस E4 sin 45, 2E sin 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू √2E दैट इज इक्वल टू 9/√2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट पॉइंट डी, 9/√2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 इक्वल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन ऑफ सर्कमरेडियस ए। 5 इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, वो एक रेगुलर पेंटागन के सारे कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, ऐसा पेंटागन जिसका सर्कम रेडियस है ए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ पेंटागन। क्या दिया गया है? हमको एक पेंटागन दिया गया जो कि रेगुलर पेंटागन है, ये एक रेगुलर पेंटागन है हमारे पास, मान लीजिए रेगुलर है, उतना रेगुलर बनता नहीं हाथ से। इसके पांचों कॉर्नर्स पे इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं, सबका मैग्नीट्यूड है इक्वल, तो लेट से वो मैग्नीट्यूड हो जाता है Q। हमें इस पेंटागन के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा गया। जवाब क्या होगा? अगर इस सेंटर को मैं O से रिप्रेजेंट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O विल बी सिंपली 0। क्यों? बाय सिमेट्री। क्या होगा? इन सारे चार्जेस की वजह से पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक दूसरे के साथ इक्वल एंगल बना रहे होंगे 72 डिग्री का। ये सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे 72 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री, और सबका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा क्योंकि सारे चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पर हैं। और हमें मालूम है अगर एक ही पॉइंट पे n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, सब के सब एक दूसरे के साथ 360 डिग्री बाय n एंगल बना रहे हैं, मतलब एडजेसेंट वेक्टर्स के साथ 360 डिग्री बाय n का एंगल बना रहे हैं, तो बाय सिमेट्री उस पॉइंट पे नेट सम वेक्टर का कितना हो जाता है? 0। मतलब
इसका, 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 इसका और इसका, अगर ये सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है और सब बराबर बराबर 72 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो सबका सम कितना होगा? 0। आपका इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0, सिंपली बाय सिमेट्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव गॉट 6 इक्वल पॉइंट चार्जेस Q ईच, 6 चार्जेस हैं, सब Q के बराबर हैं, प्लेस्ड एट 6 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेप्टागन। हेप्टागन क्या होता है? 7 साइड्स वाला पॉलीगन ऑफ सर्कम रेडियस R, सर्कम रेडियस भी दे दिया R, लेकिन हेप्टागन दिया गया है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेप्टागन। क्या करना है? देखिए, आपके पास एक हेप्टागन है। हेप्टागन कैसे बनेगा? आपके पास एक हेप्टागन है, रेगुलर हेप्टागन है, हाथों से कभी नहीं बनेगा ऐसा रेगुलर हेप्टागन, बस हमने काम चलाने के लिए बना लिया। हमें यह भी दिया गया है कि इस हेप्टागन का जो सर्कम रेडियस है वो कैपिटल आर है। सर्कम रेडियस तो याद होगा, सर्कम सर्कल किसको कहते हैं? अगर ट्रायंगल होगा तो सर्कम सर्कल उसको कहेंगे जो इस तरीके से जाएगा ट्रायंगल के सारे कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। वैसे ही इसके सारे कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जाने वाले सर्कल को क्या बोलेंगे? सर्कम सर्कल कहेंगे। तो इस सर्कम सर्कल का जो रेडियस है वो सर्कम रेडियस कहलाएगा। मतलब हर पॉइंट इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? आर। हमें कहा गया कि इस रेगुलर हेप्टागन के 6 कोऑर्डिनेट्स पे चार्ज रखा हुआ। मान लीजिए यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। यहां पर नहीं है, सॉरी, यहां पर नहीं है, 6 पर चार्ज रखा हुआ है Q ईच, Q Q Q Q Q Q, 7वें पर नहीं है। वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस हेप्टागन। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम बोलेंगे लेट्स से कि यहां पे चार्ज Q रखा हुआ, ये हमने अज्यूम किया, असली में है क्या? नहीं है। इसको मैंने कह दिया 1, इसको कह दिया 2, इसको कह दिया 3, इसको कह दिया 4, इसको कह दिया 5, इसको कह दिया 6 और इसका नाम दे दिया मैंने 7। 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, 2 की वजह से इधर आएगा, 3 की वजह से इधर, 4 की वजह से 5, इस तरीके से हमारे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सेंटर पे, दैट इज इक्वल टू, अच्छा, अगर सातों रखे होंगे तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 0 आएगा। दैट मीन्स सबका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखता हूं E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू E7 वेक्टर, तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कितना आता है? 0। इसका मतलब ये हो गया कि E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन अप टू E6 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E7 वेक्टर। मतलब इन 6 इलेक्ट्रिक फील्ड्स 1 2 3 4 5 6, इन 6 इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सम माइनस E7 वेक्टर आएगा। अब E7 वेक्टर क्या होगा? E7 इस 7th चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि इधर होगा। दिस इज योर E7 वेक्टर। E7 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? E7 का मैग्नीट्यूड होगा KQ बाय कैपिटल R का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना है? कैपिटल R। सर्कम रेडियस कैपिटल R है ना, तो सेंटर से सबका डिस्टेंस कितना होगा? कैपिटल R। तो E7 कितना है? KQ बाय R स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है? इस 7th चार्ज के अपोजिट। लेकिन असली में तो 7th चार्ज है ही नहीं, तो ये 6 ही इलेक्ट्रिक फील्ड बचे। इन 6 का सम कितना हो जाएगा? माइनस E7। माइनस E7 कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज E नेट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E7 वेक्टर, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा KQ बाय R स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स एम्प्टी कॉर्नर, टुवर्ड्स एम्प्टी कॉर्नर, एम्प्टी कॉर्नर की तरफ KQ बाय R स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। हमारा अगला एग्जाम्पल बात कर रहा है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस R एंड चार्ज Q। क्या कहा? हमारे पास ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसका रेडियस R है। इस पर टोटल चार्ज कैपिटल Q है। हमें बताना है कि इस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।
रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो भी चार्ज होगा dq, उसका जस्ट इक्वल चार्ज इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे भी होगा, यहां पर dq। इस dq की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा तो इस dq की वजह से उधर जाएगा और कैंसिल होता जाएगा। इस तरीके से अगर मैं सेमी सर्कल में घूमूं तो दूसरा सेमी सर्कल अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ई सेंटर इज सिंपली इक्वल टू 0। वैसे भी आप ऐसा समझ सकते हो कि सर्कल इज अ पॉलीगन ऑफ इनफाइनाइट साइड्स। अगर इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो दैट्स लाइक उस इनफाइनाइट साइड्स के पॉलीगन के हर कॉर्नर पे इक्वल इक्वल चार्ज रखे हुए हैं, इसलिए उस पॉलीगन के सेंटर पे, मतलब सर्कल के सेंटर पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा।